हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत ने डिसाइड किया है कि एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इंडियन म्यूज़ियम ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ पे किस तरह के इवेंट्स हुए, क्या क्या कलेक्शंस हमारी रिपोजिटरीज़ में आज तक हैं, उसके लिए, उनकी कलेक्शन के लिए और उनके डिस्प्ले के लिए एक बड़ा म्यूज़ियम बनाया जाएगा जिसका एक्रोनिम होगा टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन म्यूज़ियम ऑफ द अर्थ, और एक्रोनिम इसका क्या रखा गया है, टाइम। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस म्यूज़ियम में कहाँ से इंस्पिरेशन आई है कि इंडिया में भी ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। यह है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप उन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। PDF जो है 1-2 दिन लग जाते हैं अपलोड होने में, क्योंकि हिंदी में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आप मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए करें। ओके, एग्ज़ाम के लिए क्या रेलेवेंस है, UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आ सकता है, जहाँ पे हम अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल पे इसके क्या फीचर्स हैं द इंडियन म्यूज़ियम ऑफ अर्थ के बारे में। सब्जेक्टिव लेवल पे इंडिया का जियोलॉजिकल एंड पेलियोंटोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है। जियोलॉजिकल वो पढ़ाई है, जियोलॉजी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं, या सॉलिड अर्थ या जितने भी रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं वो यहाँ पे आता है। और पेलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल्स के फॉसिल्स हों या प्लांट्स के फॉसिल्स। आप जानते हैं कि मिलियंस ईयर्स पहले जो एनिमल्स, प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब गए बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर से, वो फॉसिल्स बन गए, राइट। उसकी स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ वर्ल्ड फेमस, एक दुनिया का बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है जिसका नाम है स्मिथसोनियन म्यूज़ियम, ये US में है। उसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन, इंडियन वर्जन हम भारत में बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और इस म्यूज़ियम में हम क्या दिखाएंगे कि इंडिया का जो पूरा ये सब कॉन्टिनेंट है, इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से इसका ये मतलब है कि कैसे इवॉल्व हुआ, कि पहले यहाँ पे सैकड़ों साल पहले किस तरह की ज़मीन होती थी। जैसे आपको पता है अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, तो वो किस तरह से ब्रेक डाउन हुआ, फिर नेक्स्ट क्या इवेंट्स हुए, इस तरह का म्यूज़ियम। उसके बाद हमने उसमें क्या क्या कलेक्ट किया, कैसे स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए, रॉक्स के, फॉसिल्स के, राइट, वो सब यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे इस पूरे म्यूज़ियम में। अब देखिए इस तरीके का ये जो मैंने नाम लिया है स्मिथसोनियन म्यूज़ियम USA में, ये है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, बल्कि पूरा यहाँ पे एक म्यूज़ियम नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ म्यूज़ियम्स जो है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन इसको कहा जाता है। ये 1846 से वहाँ पे बना हुआ है और ये इसको एडमिनिस्टर करती है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और वहाँ के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इसका नाम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था जेम्स स्मिथसन, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूज़ियम रखा था, लेकिन 1967 के बाद इसका नाम वहाँ पे चेंज करके रखा गया, क्या, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ म्यूज़ियम्स जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं, जैसे कि नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क भी है यहाँ पे, जहाँ पे 1889 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में खोला गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी मिलेगा। उसके बाद आपको अलग अलग तरह के साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग म्यूज़ियम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह का म्यूज़ियम भारत में भी बनाने की जो बात है वो की जा रही है इसी की लाइन्स पे। अब देखिए क्या सोचा जा रहा है टाइम को लेकर इंडिया में। पहला पॉइंट आपको पता है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन जो म्यूज़ियम है उस पे ये बनेगा, और यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है कि इस तरीके से इसका फंडिंग होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा, और कहीं ना कहीं इसको दिल्ली NCR एरिया में बनाने की बात जो है वो की जा रही है। और
अब देखिए, जैसे बाकी के हमारे ये डायनामिक प्लेस इसको बोला गया है, जैसे हमारे बाकी के म्यूजियम्स होते हैं वो काफ़ी स्टैटिक होते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं वही पड़ी रहेंगी, लोग उनको देखने आएंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, राइट। बहुत इस तरह की फ्री एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो नहीं, बट स्टडी और रिसर्च पर्पसेस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो म्यूजियम से चली आ रही हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, रिसर्चर्स वहाँ जाते हैं, स्टडी करते हैं कि सपोज़ कोई रॉक मिल गया, कोई फॉसिल मिल गया जो देश के अलग अलग म्यूजियम्स में, उनके बारे में स्टडी करते हैं उनको देख के। लेकिन ये एक डायनेमिक प्लेस होगा। डायनेमिक प्लेस यानी यहाँ पे चेंज जो है वो अलाउड है, ये स्टैटिक नहीं है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स फॉसिल रिसर्च कर रहे हैं उनको बूस्ट किया जाएगा कि अगर वो कुछ नया कोई खोजता है उसको भी यहाँ पे रखा जाएगा, आके स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ की जाएंगी, पब्लिक आउटरीच जो है वो भी होगी, और ड्राइविंग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिए जाएंगे, नए नए पॉलिसी डिसीजंस। बट यहाँ पे जो चेंज है, एक डायनेमिक जो है, ये जगह वैसी रहेगी, स्टैटिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी अलाउ की जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। अब देखिए, भारत में आज तक जितनी भी अलग अलग रिपोजिटरीज थी वो देश में अलग अलग कोने में है, कहीं पे भी एक जगह हमको सब कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि अब हम वो चीज़ें ऑब्वियसली वो वाले म्यूज़ियम तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक जगह पे एक रिपोजिटरी हम इस तरह की खोल सकते हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल कलेक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनकी जो लाइफ की जो कलेक्शन है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसको एकदम सेफली यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन के रिसर्चर्स आएँ वो भी उन सैम्पल्स को देख पाएँ, उन पे स्टडी कर पाएँ। एक यानी आपको एक प्लेस मिल रहा है, आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नए रिसर्चर्स वगैरह आए उनकी अगर कोई कलेक्शन है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, राइट। इसमें ऑब्वियसली रिसर्च में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए, इंडिया में इसको खोलने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताया अर्थ साइंस से या सॉलिड अर्थ रॉक से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कीमती है, बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, राइट। आप गोंडवाना लैंड से बात करें जो कि सुपर कॉन्टिनेंट था, 150 मिलियन ईयर्स पहले जो टूटा था, तब से लेकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हमको जो सैम्पल्स हैं वो मिलते रहते हैं। उसके बाद प्रोमिनेंट फॉसिल्स की अगर बात करें तो कोई एक्सटिंक्ट एप जो है उसका फॉसिल भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद गिगैंटोपिथेकस बिलास्पुरेंसी या फिर डायनासोर के एग्स, यानी ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये आपके एंशियंट मैन हैं, राइट, होमोसेपियंस हो गए, उनके फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद डायनासोर एग्स हो गए, या फिर उसके बाद हॉर्न्ड कार्निवोर्स हो गए, यानी बहुत सारे इस तरह के फॉसिल्स हैं डायनासोर से लेके अलग अलग तरह के जानवर जो कभी पहले पाए जाते थे आज एक्सटिंक्ट हैं, उनके फॉसिल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, बहुत समय से इस तरह की खोज जो है वो हो रही है। अब देखिए, इस तरह के म्यूज़ियम की भारत में क्या ज़रूरत है, क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल और पेलिएंटोलॉजिकल, इन दोनों वर्ड्स के मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पेसिमेंस यानी उनके नमूने जो हैं हम एक जगह पे रख सकते हैं। एक जगह पे रखने से फ़ायदा क्या है, टूरिज़्म ऑब्वियसली बूस्ट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद दूसरा है रिसर्च के लिए कि जो पहले क्या होता था कि जो इंडिविजुअल लेवल पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनका कोई कलेक्शन है तो उसको अपने पास रखते थे, राइट, या पर्टिकुलर किसी म्यूजियम को जाके दे देंगे उनकी डेथ के बाद, तो लोगों को मालूम नहीं रहता कि इस रिसर्च का स्पेसिमेन कहाँ पे पड़ा है, तो उससे रिसर्च हैम्पर होती है। तो यहाँ पे एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे रिसर्च डिफरेंट फील्ड्स के लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ के इनफैक्ट लोग आके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। एक डायनेमिक प्लेस ऐसी बनाई जा रही है जो कि रिसर्च को भी बूस्ट करेगी। उसके बाद काफ़ी इस तरह की फॉसिल्स की कलेक्शंस होती हैं या जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, नमूने होते हैं जिनको कभी भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, क्योंकि आपका पेलिएंटोलॉजी के हिसाब से, एवोल्यूशन के हिसाब से एक टाइमलाइन रहती है, राइट। अब उस टाइमलाइन के हिसाब से हम चीज़ों को या स्पेसिमेंस को कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया उसको अरेंज कर सकते हैं। इस बेसिस पर टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और भी क्राइटेरिया बना सकते हैं अरेंज करने के लिए, जो आज तक कहीं पर नहीं है क्योंकि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है ये चीज़।
स्पीशीज़। और बहुत इस तरह के स्पेसिमेंस हैं, नमूने हैं जो आज तक सर्वाइव कर गए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने, जो रिसर्चर्स ने बहुत मेहनत की है, लेकिन स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिली है। अब ये जो स्पेसिमेंस हैं, ये जो नमूने हैं, ये देश में अलग अलग लैब्स में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। हम इनको एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया के पास आज तक कोई ऐसा सिंगल म्यूज़ियम जो है वो पहले नहीं था, राइट। तो इसलिए इसको बनाने की बात की जा रही है और बनना भी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, टूरिज़्म में, और हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने में हमको बहुत मददगार साबित होगा ये म्यूज़ियम जब बन जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल प्रपोज़ल है और इसलिए इसकी नीड है, ये सब हमने डिस्कस किया। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।